किसी बहुत ही जीनियस आदमी ने बोला था कि इफ एनीथिंग इज फ्री तो समझ जाना कि प्रोडक्ट तुम हो, पर ये पहचानना इतना आसान तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 24 अप्रैल 2024 इस साल हमारा भारत एक भयानक हीट वेव से गुजरा। Scorcher out there with highs in the upper 90s, and it looks like it's going to get hotter as the day goes on. इस भयानक गर्मी के बीच में पर्यावरण के बारे में सोचना सबके बस की बात नहीं थी। लोगों को एसी चाहिए थी और एसी की सेल्स सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही थी, पर मोस्ट ऑफ द इंडियंस के लिए एसी अफोर्ड करना बहुत बड़ी बात है। यहीं पर एंट्री होती है हमारे गरीबों के सो कॉल्ड मसीहा अंबानी जी के रिलायंस की, जिसने वाइसर नाम से एक ब्रांड लॉन्च किया जिसमें 10,000 तक की एसी मिल सकती थी। Company plans to extend their offering to a range of other categories like television sets, washing machines, refrigerators, air conditioners, small appliances and even LED. ये सुनते ही मिडिल क्लास आदमियों के रोंगटे खड़े हो गए। अब क्या लगता है कि अंबानी कूलर के दाम में एसी देकर कोई चैरिटी कर रहे हैं? इन्होंने एसी दिखाकर सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बेचना शुरू कर दिया। इनकी बड़ी सॉफ्ट ब्रूटल बिजनेस स्ट्रेटेजी है। सस्ते अप्लायंसेस को पूरे ऑल ओवर इंडिया सेल करके पूरे मार्केट को अपने मुट्ठी में करेंगे, फिर अचानक से अपने सारे कंपटीटर्स को कुचल कर उन्हें खत्म कर, और जैसे ही लगा कि सारे कंपटीटर्स सब खत्म हो गए हैं, फिर अपनी प्राइसिंग को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे, जैसा आज वो हमारे साथ कर रहे हैं जियो के टैरिफ प्लान्स बढ़ाकर। चलो इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग हमें इतना बड़ा धोखा क्यों दे रहे हैं, और क्या आगे बीएसएनएल, जियो, एयरटेल और वीआई जैसे सिम्स को रिप्लेस कर सकती है। देश की 2 दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों ने मोबाइल का जो टैरिफ है वो बढ़ा दिया है। इंडिया में एक बिजनेसमैन हुए धीरू भाई अंबानी, जो गल्फ कंट्रीज में पेट्रोल वेंडर्स का काम करते थे। देश में आए, कपड़े का व्यापार किया। उनकी 2 संतानें मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। कहा जाता है कि धीरू भाई अंबानी के साथ मिलकर उनकी वाइफ ने इंडिया में उद्योग धंधों में एक क्रांति ला दी थी। पर जब साल 2002 में धीरू भाई अंबानी की डेथ हुई, तब उनके दोनों बेटे अपने अपने बिजनेसेस के लिए लड़ने लगे, जिसे देखकर इनकी माता कोकिला बहन ने इनके धंधों को अलग अलग बांट, जिसमें मुकेश अंबानी को रिफाइनरी के बिजनेसेस दे दिए गए और अनिल अंबानी को टेलीकॉम सेक्टर। पर कहीं न कहीं मुकेश अंबानी को इस बात से दिक्कत थी, क्योंकि कहा जाता है कि टेलीकॉम सेक्टर मुकेश अंबानी की ही देन थी। बिजनेसेस अलग होने के बाद इन दोनों भाइयों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि हम आपके बिजनेस में नहीं घुसेंगे और आप मेरे बिजनेस में मत घुसना। जिसका नतीजा ये हुआ कि मुकेश अंबानी तो पेट्रोलियम से दनादन पैसे छापते रहे, बट अनिल अंबानी का स्वभाव जिद्दी होने के कारण वो अपने सेक्टर में नीचे जाते गए और वो खुद को बैंकक्रप्ट बताने लगे। जिस शिद्दत के साथ मुकेश अंबानी ये एग्रीमेंट खत्म होने का वेट कर रहे थे, वो शिद्दत हमें 2016 में। So ladies and gentlemen, today I have great pleasure in announcing a revolutionary concept for the Indian market. All voice calls for Jio customers will be absolutely free. कहते हैं कि 2010 में रिलायंस इंडस्ट्री ने 4800 करोड़ में इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड नाम की कंपनी के 95% शेयर्स खरीद लिए। ये जो इन्फोटेल कंपनी थी, यही देश की एक लौती कंपनी थी जिसके पास 4G स्पेक्ट्रम। इन्होंने 2G और 3G को छोड़कर 4G स्पेक्ट्रम में इसलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि इन्हें पता था कि आगे आने वाला इंडिया एक रफ्तार चाहता है, जिसे फैलाने के लिए इन्होंने रिलायंस से एक समझौता किया कि 4G स्पेक्ट्रम को पूरे इंडिया में फैलाने में उनकी मदद की जाए। सारे सिचुएशंस को फेवरेबल बनाने के बाद दिन आया 5 सितंबर 2016। Today I have great pleasure in announcing a revolutionary concept for the Indian market. All voice calls for Jio customers will be absolutely free. यही वो दिन था जब हिंदुस्तान में मुकेश अंबानी ने इंटरनेट के इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति छेड़ दी। जहां हम 200 रुपए में 1 GB डेटा पूरे मंथ के लिए कंज्यूम करते थे, वहीं पे इन्होंने डेटा और कॉलिंग्स को पूरी तरीके से फ्री कर दिया। देखते ही देखते रिलायंस जियो पूरे भारत में नंबर 1 बन गया। ढेर सारे पैसों का बैकअप होने की वजह से नंबर 1 बनना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं था। रातों रात फ्री की चीजें बांटकर ये हर सेक्टर में नंबर 1 बन गए। और ये फ्री की चीजें बांटना और नंबर 1 बनना ये कोई चैरिटी नहीं थी। ये बस इंतजार कर रहे थे कि इनके कंपटीटर्स की कमर कब टूटे, कब ये गिव अप करे और हम अपने टैरिफ्स के प्लान्स को बढ़ाना शुरू कर दे। और जैसे जैसे इनको पता चला कि अब इंडिया में कोई सिम का कंपटीशन इनसे नहीं बचा पड़ा, वैसे वैसे इन्होंने भी कॉलिंग और डाटा का पैसा ऐंठना शुरू कर दिया। जियो वालों ने एक कंपैरिजन सेट कर दिया कि देखो, जब हम आए थे तो टैरिफ प्लान 200 रुपए में 1 GB हुआ करता था और हमने इसे 5 रुपए तक कर दिया और ये 5 रुपए लोगों को कम लगने लगे।
जहां पर जियो आने से पहले वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल, एयरसेल, भारती एयरटेल जैसी 10 मोबाइल कैरियर्स थे। वहीं अब के टाइम में सिर्फ 4 का अस्तित्व दिखता है, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो इंटरनेट लाकर इन्होंने क्रांति मचाई थी, उसका असली मकसद लोगों तक पहुंचने लगा। 2021 में जब जियो ने टैरिफ प्लान बढ़ाए थे तो उसमें लोगों ने जियो को काइंड ऑफ ट्रोल किया था, पर कुछ उखड़ा नहीं था। पर इस बार जब जियो ने अपने टैरिफ प्लान बढ़ाए, पूरा इंडिया एक साथ बीएसएनएल चिल्लाने लगा। और इसी बीच बीएसएनएल भी कहने लगा कि अगले महीने तक 4G और अगले साल तक 5G हम पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट कर देंगे। पर क्या ये सच में हो पाएगा या बीच में फिर से पॉलिटिक्स कूदेगी? क्या आप जानते हैं कि बीएसएनएल वो कंपनी है जिसके पास एक वक्त पर पूरे भारत का मोबाइल डेटा था? ये वो कंपनी है जो सन 2006, 7, 8 में 8-8 हजार करोड़ का प्रॉफिट बनाती थी। पर ऐसा क्या हुआ कि आज के दिन वो कर्ज में डूब गई और 2 पॉलिटिशियंस इसमें बुरी तरीके से लपेटे गए। इस देश में बीएसएनएल के साथ इतना बुरा किया गया कि वो एक सरकारी फर्म होकर भी अपने 2G, 3G स्पेक्ट्रम के लिए बोलियां लगाती थी। जब भारत सरकार 2G, 3G की नीलामी कर रही थी तो उस नीलामी में प्राइवेट कंपनियों के साथ बीएसएनएल को भी बैठा दिया गया था, जबकि वो सरकारी कंपनी थी। उसका काम प्रॉफिट जनरेट करना नहीं था, उसका काम बस लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना था। इतना सब कुछ होने के बाद भी बीएसएनएल ने अपना स्पेक्ट्रम खरीदा, पर करप्शन की वजह से वो फेल होता गया। वैसे तो बीएसएनएल का इंफ्रास्ट्रक्चर तो भयानक तरीके से फैलता गया, हर गांव, हर कस्बे में बीएसएनएल के टावर्स लगते गए, पर वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे थे। रीजन, जियो ने अपने क्रांतिकारी आइडिया को इम्प्लीमेंट कर दिया था और धीरे धीरे बीएसएनएल कर्जों की तरफ दबता चला गया। ऐसा कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनियों ने उन्हें दबाना शुरू कर दिया। अब इतिहास फिर से बीएसएनएल को एक मौका देना चाहती है, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे भले के लिए हमारी सरकार ने कुछ किया है। इसकी मांग हमारे सोसाइटी के एक निचले तबके से उठकर ऊपर आई है। हमारी जनता ने चारों तरफ सपोर्ट बीएसएनएल, पोर्ट टू बीएसएनएल को ट्रेंड करा रखा, जिसका नतीजा यह हुआ कि लाखों लोग अपने करंट सिम को छोड़कर बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हमारी सरकार ने बीएसएनएल के अंदर अगर करप्शन को हावी होने दिया तो ये बिल्कुल साफ साफ दिखेगा कि सरकार इसमें नाकामयाब, क्योंकि इस बार पूरी जनता की निगाहें बीएसएनएल पर। अगर थोड़ी सी भी उंगली उठी तो सरकार ही जवाब देगी इसका। और इस बात को जो हमारे भारत का टेलीकम्युनिकेशन विभाग है वो बड़े अच्छे से जानता है, इसीलिए इन्होंने टीसीएस को इन्वॉल्व कर दिया इसमें। मतलब इसमें हमारे सर रतन टाटा ने अपने हाथ डाल दिए हैं और उन्होंने कहा है कि ऑल ओवर द इंडिया टाटा प्राइवेट लिमिटेड बीएसएनएल की पूरी मदद करेगा 4G स्पेक्ट्रम्स को बैठाने में। और ये तो हर भारतीय जानता है कि जिस सेक्शन में हमारे सर रतन टाटा खड़े हैं वहाँ पे विश्वास दोगुना हो जाएगा। अब देखो, बीएसएनएल का फ्यूचर उनके कर्मचारियों पे भी डिपेंड तो करता ही करता है, साथ ही साथ हमारे देश के जनता की निगाहें हमारे सरकार पे भी हैं। वैसे आगे जो भी हो, पर एक बात तो क्लियर है कि प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर में एक और क्रांति ने जन्म ले लिया, जिसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन भी करता हूँ। #PortToBSNL। जियोग्राफी, जियोपॉलिटिक्स और बिजनेस के बारे में और सीखना है तो साथ में सीखते हैं ना यार, सब्सक्राइब कर लो।